अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर टाइप ऑफ पैरेलल रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने होंगे, एक रिएक्टेंट होगा। और पैरेलल रिएक्शन है, पैरेलल रिएक्शन में क्या होता है कि टू आर मोर प्रोडक्ट्स बनते हैं बाय फॉलोइंग टू आर मोर पाथ। कैसे? हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ये एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे बाय फॉलोइंग टू आर मोर पाथ। कैसे? एक रिएक्टेंट ए है, ये कन्वर्ट हो रहा है एक पाथ को फॉलो करते हुए बी में, और दूसरा पाथ को फॉलो करते हुए ये कन्वर्ट हो रहा है सी में। ठीक है, तो यही पैरेलल रिएक्शन है। पैरेलल रिएक्शन में जब टाइम क्या होगा, ज़ीरो होगा, तो ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, स्मॉल ए, और जब टाइम ज़ीरो होगा तो बी की कंसंट्रेशन भी ज़ीरो और सी की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि अभी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू नहीं हुए, तो बी की कंसंट्रेशंस क्या होगी, ज़ीरो होगी। जब टाइम टी होगा, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे प्रोडक्ट में, तो ए की कंसंट्रेशन हो जाएगी ए माइनस एक्स, और बी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी एट टाइम टी पर। अब हमने इनके क्या फाइंड करने हैं, हमने इनके रेट ऑफ रिएक्शंस को फाइंड करना है। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बी एंड रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सी। रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन फॉर बी एंड सी। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन बी और सी के लिए जो है वो फाइंड करने लगी है। हमारे पास, हमें पता है रेट क्या होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, ए है ना। इसी तरह हम रेट ऑफ सी भी ऐसे ही लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट हमारे पास एक ही है जो कि ए है। ठीक है, और एक बात और कर लेते हैं, यहाँ पे हम जो बी के लिए जो कांस्टेंट रख लेते हैं वो K1 और सी के लिए K2 रख लेते हैं। ठीक है, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी लिखेंगे तो रेट ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू K1, ए की कंसंट्रेशन टाइम टी पे क्या आई है, ए माइनस एक्स आ जाएगी। इसी तरह आर सी की क्या आ जाएगी, आर सी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने उसके लिए K2 लिया है तो K2 आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म होगी तो K2 आ जाएगा और ए माइनस एक्स आ जाएगा। जब हम रेट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करते हैं। ओवरऑल और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा कि इन दोनों का सम होगा। रेट ऑफ बी और रेट ऑफ सी का सम जो है वो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा। रेट ऑफ बी प्लस रेट ऑफ सी। रेट क्या हमारे पास होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। आर बी की क्या वैल्यू हुई है, K1 ए माइनस एक्स, आर सी की वैल्यू क्या आई है, K2 ए माइनस एक्स आ जाएगी। अब अगर देखें तो ए माइनस एक्स इसमें भी है, ए माइनस एक्स इसमें भी है, ए माइनस एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो बाकी वैल्यू रख के आ जाएगी K1 प्लस K2। जब हमारे पास dx बाई dt की वैल्यू आ जाए तो हम क्या करते होते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ सिर्फ यही है, ये कांस्टेंट फैक्टर है, ये इधर ही रहेगा। a माइनस एक्स इसके नीचे आ जाएगा और dt यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई। अब जब भी हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाए तो मैंने कहा था इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशंस को अप्लाई कर लेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू के साथ इंटीग्रेशन नहीं आएगी, बाकी सारे फैक्टर्स के साथ इंटीग्रेशन जो है वो आ जाएगी। इंटीग्रेशन का साइन इस तरह होता है, K1 प्लस K2 ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ इंटीग्रेशन नहीं आती होती, और ये डी बाई टी हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम अगर इंटीग्रेशन को अप्लाई करें तो इंटीग्रेशन में अप्लाई करने से पहले हमें उसके डेरिवेटिव बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे x में देखें तो x का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, लेकिन x के साथ यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, तो इसलिए हम खुद से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा और एक नेगेटिव इसके डेरिवेटिव के साथ आ जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होंगे तो वही फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला फैक्टर जो है एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन को जो है वो खोल के लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, 1, जब भी 1 ओवर ए माइनस एक्स या ए प्लस एक्स हो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है कि अगर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही हो 1 ओवर ए प्लस एक्स और उसके साथ उसका डेरिवेटिव हो, तो हम उसकी इंटीग्रेशन क्या आती है, नेचुरल लॉग ए प्लस एक्स आ जाती है।
मतलब जो नीचे वैल्यू ये वाली है वो वैल्यू साथ आ जाती है और इंटीग्रेशन का साइन और डेरिवेटिव ख़त्म होता है तो साथ नेचुरल लॉग आ जाता है। ठीक है, तो इसके साथ ये हमने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये फार्मूले के मुताबिक नहीं था, तो इसलिए हमने माइनस खुद से इंट्रोड्यूस करवा के इसका डेरिवेटिव बना लिया। अब ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग a माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और उधर आ जाएगा k1 प्लस k2 और t का आ जाएगा और साथ c आ जाएगा। c जो है वो कांस्टेंट, c की वैल्यू को फाइंड करेंगे। c की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे। लिमिट्स कौन सी अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे लिमिट्स, कौन सी लिमिट्स अप्लाई करेंगे, जब t 0 था और x भी 0 था। अब इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कह लेते हैं। इस इक्वेशन नंबर 1 में हम ये लिमिट्स को पुट करते हैं। पुट लिमिट्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 और जहाँ t है वहाँ 0, तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग a आ जाएगा। x 0 है तो वो मैं नहीं लिख रही, k1 प्लस k2 और t 0 होगा तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, नेचुरल लॉग a आ गई है। सॉरी, यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन भी आना था और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम c की ये जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट c वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 इस तरह आ जाएगी, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 प्लस k2 t माइनस नेचुरल लॉग a। तो ये नेचुरल लॉग वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाते हैं, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगी प्लस नेचुरल लॉग a इज़ इक्वल टू k1 प्लस k2 t आ जाएगी। अब नेचुरल लॉग में क्या होता है कि अगर एक वैल्यू पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में हो तो पॉजिटिव वाली वैल्यू जो है वो ऊपर लिखते हैं और नेगेटिव वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। ये मैथ का रूल है, k1 प्लस k2 एज इट इज़ आ जाएगा। और ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई है जिसके ज़रिए हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ऑन दी वाई एक्सिस पे बन रहा है और ये हमारे पास एम एक्स है। इसका मतलब है हमारे पास जो वाई एक्सिस पे होगा वो वाई एक्सिस पे हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, नेचुरल लॉग a इंटू a माइनस एक्स होगा। और यहाँ पे ऑन दी एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, टाइम t होगा। और हमारे पास जो m है ये स्लोप होती है और स्लोप हमारे पास क्या है, k1 प्लस k2, ये ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो अब हम ग्राफ को देख लेते हैं। तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। ये हमारे पास ये हो गया, y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया और ये यहाँ पे है हमारे पास टाइम t और इस साइड पे अलोंग दी y एक्सिस पे हमारे पास a इंटू a माइनस एक्स आ गया। और यहाँ पे हमारे पास कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है तो स्लोप कहाँ से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से स्टार्ट होगी और हमारे पास ये स्लोप आएगी है k1 प्लस k2 की। और ये हमारे पास क्या है, स्लोप है, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई थी जो जिसके ज़रिए हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट किया था। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट द अबव इक्वेशन। तो क्या होगा, a माइनस एक्स जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा तो नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इंटू a आ जाएगा इज़ इक्वल टू, इस इक्वेशन को अगर इन्वर्ट ना करें तो माइनस का साइन लगा दें तो एक ही बात है। ठीक है, जब हमने इन्वर्ट कर लिया तो फिर अब हम ले लेते हैं दोनों तरफ एंटी लॉग। टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला लॉग ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस एक्स इंटू एक्स, a इज़ इक्वल टू, यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल में सारी वैल्यू चली जाएगी, ये सारी वैल्यू एक्सपोनेंशियल में चल जाएगी। k1 प्लस k2 t हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ये a इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, k1 प्लस k2 t आ जाएगा।
तो अगर देखें तो शुरू में जब हमने स्टार्ट की थी तो ए की कंसनट्रेशन जो आई थी ना एट अ टाइम टी, तो वो क्या थी, ए माइनस एक्स थी। तो एट अ टाइम टी ए की कंसनट्रेशन क्या थी, ए माइनस एक्स इज़ इक्वल टू ए ई माइनस के वन के टू टी। ई हमारे पास एक्सपोनेंशियल है यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गई जब हमने रिएक्शन टाइम टी पर, जब टाइम क्या था, टी था, तो ए की कंसनट्रेशन क्या थी, ये, यानी कि जब कंसनट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो कन्वर्ट होना शुरू हो रही थी प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ना, इससे पता चल रहा है कि ए की कंसनट्रेशन जो है, ए की क्या कंसनट्रेशन व्हेन, जब क्या था, टाइम टी था, तब उसकी कंसनट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इसी तरह अब हमने ए की कंसनट्रेशन टाइम टी पे निकाल ली है, बी की भी निकालेंगे और सी की भी निकालेंगे। बी की निकालने के लिए हमने जो रेट इक्वेशन फाइंड की हुई है वो हम लेंगे। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी वो हमारे पास क्या आई थी, आर बी इज़ इक्वल टू के वन ए माइनस एक्स आई थी। ठीक है, तो आर बी को हम चेंज कर लेंगे रेट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ इक्वल टू के वन। तो देखें ए माइनस एक्स ये है, तो ए माइनस एक्स किसके इक्वल था, ए ई माइनस के वन प्लस के टू टी। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए ई माइनस के वन प्लस के टू टी आ जाएगा। जब भी हमारे पास डी एक्स बाई डी टी या डी बाई डी टी की वैल्यू आ जाए तो हम क्या करते होते हैं, इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ इंटीग्रेशन नहीं आएगी, बाकी सारी वैल्यूज़ के साथ इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, और ये आ जाएगा के वन ए। जब इसके इंटीग्रेशन लेंगे ना तो अब वैल्यू क्या है, एक्सपोनेंशियल में है। तो जब एक्सपोनेंशियल में हम इंटीग्रेशन लेनी होती है तो हम क्या करते हैं, पहले सेम एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेम एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये जो उसकी पावर होगी, उसकी पावर के साथ हम इसकी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी। पहले क्या किया, सेम एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी, फिर उसकी पावर के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, प्लस सी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कैसे, लिमिट्स को पुट करते हुए। लिमिट्स हमारे पास क्या थी कि जब हमारे पास बी ज़ीरो था, और वो कब था, जब टाइम ज़ीरो था। तो ये वह लिमिट्स हम पुट करेंगे। जहाँ जहाँ पे बी है, ये बी है ज़ीरो, टी की जगह भी ज़ीरो। तो बी ज़ीरो होगा तो मैं इसको ज़ीरो कर दूँगी और के वन ए आ जाएगा। और यहाँ पे ये टी ज़ीरो होगा तो इस पूरी वैल्यू को ज़ीरो होगा तो ई की ऊपर पावर क्या हो जाएगी, ज़ीरो इंटू माइनस के वन प्लस के टू आ जाएगा। ठीक है, और प्लस सी हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करें, ई की पावर ज़ीरो हो तो वो किसके इक्वल होती है, वन के। तो हमारे पास सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी के वन ए इंटू माइनस के वन प्लस के टू। ठीक है, सी की वैल्यू जो आई है उसको हम इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट करेंगे। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है। अब सी की वैल्यू को बी में पुट करेंगे तो क्या आएगा, के वन ए इंटू ई माइनस के वन प्लस के टू टी, के वन प्लस के टू और यहाँ पे माइनस था, प्लस के वन ए इंटू के वन प्लस के टू हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए के वन यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, के वन यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, के वन प्लस के टू यहाँ पे भी है, के वन प्लस के टू यहाँ पे भी है। तो ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास, के वन ए इंटू के वन प्लस के टू हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या वैल्यू रह जाएगी, माइनस ई माइनस के वन प्लस के टू टी इंटू हमारे पास यहाँ पे प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, के वन ए इंटू के वन प्लस के टू आ गई।
तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस ई माइनस के 1 प्लस के 2 टी। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव में है, तो हमें अगर जब इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 1 माइनस 1 इंटू ई के 1 प्लस के 2 टी। तो यहाँ से देखें तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बी की कंसंट्रेशन जो है, बी की कंसंट्रेशन जो है कब, जब टाइम टी था, क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। बी की कंसंट्रेशन एट टाइम टी पर क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी वो हमने निकाला था, वो किसके इक्वल था, सी आर सी इज़ इक्वल टू के टू ए माइनस एक्स। तो हमने पीछे देखा है ए माइनस एक्स हमने किसके इक्वल रखा था, ए माइनस एक्स हमारे पास आया था ए माइनस के 1 प्लस के 2 टी के इक्वल आया था। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, आर सी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी इंटू सी डी बाई टी हमारे पास आ जाएगा। तो के 2 ए ई माइनस के 1 प्लस के 2 टी आ जाएगा। अब हम अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू सेम सारी वैल्यू आ जाएगी, बस कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ इंटीग्रेशन के बाहर लिखी जाएंगी। यहाँ पे के 2 और ए हमारे पास कांस्टेंट है, बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इंटीग्रेशन के साथ आ जाएंगी। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सी इज इक्वल आ जाएगा के 2 ए एज इट इज़ आ जाएगा। इंटीग्रेशन जब ओपन करेंगे तो पहले ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, तो ये सारी वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिख ली। और अब इसकी पावर के साथ डिवाइड कर देना, पावर नेगेटिव में है तो के 1 प्लस के 2 इसकी ये वाली पावर के साथ, टी के साथ नहीं, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू हमारे पास आ गई के 2 ए माइनस के 1 प्लस के 2 और टी आ गई इंटू के 1 प्लस के 2 प्लस सी। तो अब हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सी की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट्स को पुट करके। तो लिमिट्स हमारे पास क्या थी, लिमिट्स जब सी की वैल्यू ज़ीरो थी, कब ज़ीरो थी, जब टाइम ज़ीरो था। तो हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में लिमिट्स को पुट करेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया मैंने। लिमिट्स पुट करते हैं तो सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू 0 माइनस के 2 ए, ये आ जाएगा ए ई माइनस के 1 प्लस के 2 टी, टी की जगह क्या आ जाएगा 0, के 1 प्लस के 2 आ जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। ये सारा फैक्टर 0, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, ई 0 हो जाएगा। तो के 1 प्लस के 2 प्लस सी आ जाएगा और माइनस के 2 ए एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, सी की वैल्यू ई पावर 0 हो तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो माइनस के 2 ए इंटू के 1 प्लस के 2, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब इस सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे पुट करेंगे। इस सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुट सी वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, सी इज़ इक्वल टू के 2 ए माइनस ई माइनस के 1 प्लस के 2 टी इंटू के 1 प्लस के 2, यहाँ पे सी की वैल्यू आ जाएगी के 2 ए इंटू के 1 प्लस के 2। तो यहाँ पे देखें के 2 इसमें भी है और के 2 ए इसमें भी है, के 1 प्लस के 2, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, के 2 ए और के 1 प्लस के 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो अंदर हमारे पास वैल्यू रह जाएगी माइनस ई माइनस के 1 प्लस के 2, ये पावर में है, और प्लस 1 आ जाएगा। तो इसको हम प्लस को पहले लिख लेंगे, प्लस वाली वैल्यू को, और माइनस को बाद में लिख लेंगे।
तो K2A इंटू K1 प्लस K2 और ये आ जाएगी 1 माइनस ई माइनस K1 प्लस K2T। ये हमारे पास C की वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, तो जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। 1 इंटू ई K1 प्लस K2T। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि C की जो कंसंट्रेशन है, C की जो कंसंट्रेशन है एट टाइम T, जब टाइम T था तो वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। B और C की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है और A की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ पे हम कंसंट्रेशन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि जिसमें हम ड्रॉ करेंगे कि A, B और C की कंसंट्रेशंस को ड्रॉ करेंगे, जिसमें A की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है और B और C की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। और इस साइड पे हम क्या ले लेंगे, कंसंट्रेशन को ले लेंगे। तो पहले हम A की कंसंट्रेशन को ड्रॉ करते हैं कि शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो A की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, फिर वो क्या होनी शुरू होगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू होगी और फिर ज़ीरो हो गई। अब B की कंसंट्रेशन पहले ज़ीरो थी, फिर वो क्या हुई, इंक्रीज़ करना शुरू हुई और फिर वो भी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। इसी तरह C की कंसंट्रेशन क्या है, पहले वो ज़ीरो थी, फिर इंक्रीज़ होना शुरू हुई और फिर कांस्टेंट हो गई। तो ये A की कंसंट्रेशन है, ये B की है और ये C की है। ग्राफ प्लॉट कर लिया है। ये टाइम T जो है वो ऑन दी एक्स एक्सिस पे है, कंसंट्रेशन ऑन दी वाई एक्सिस पे है। और अगर हमने यील्ड फाइंड करनी हो कि B की यील्ड निकालनी हो कि B की कंसंट्रेशन कितनी आई है यील्ड के हिसाब से, तो यील्ड ऑफ B और यील्ड ऑफ C भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यील्ड ऑफ B हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास यील्ड को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। तो B की फाइंड करनी है तो फाई B आ जाएगा, C की जब करनी होगी तो फाई C आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स में क्या थे, K1 प्लस K2 थे जो हमारे पास B और C के लिए थे। तो यहाँ पे B के लिए क्या था, K1 था, ये आ जाएगा, और K1 प्लस K2 आ जाएगा। C के लिए क्या था, K2 आ जाएगा। तो K1 प्लस K2 की वैल्यू हो तो हम B की यील्ड फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह K1 प्लस K2 की वैल्यू हो तो C की यील्ड को भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमने परसेंटेज यील्ड निकालनी हो, परसेंटेज यील्ड तो क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यील्ड ऑफ B इज़ इक्वल टू K1 इंटू K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। और इसी तरह यील्ड ऑफ C क्या हो जाएगी, K2 इंटू K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। तो ये परसेंटेज यील्ड है। और अगर हम कहें कि हमने टोटल यील्ड निकालनी है कि B और C की कितनी यील्ड आई है दोनों की, तो टोटल यील्ड कैसे आएगी, टोटल यील्ड को हम यहाँ पे फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। फाई इज़ इक्वल टू यील्ड ऑफ B प्लस यील्ड ऑफ C। तो यील्ड ऑफ B हमारे पास क्या आई थी, यील्ड ऑफ B हमारे पास आई थी K1 इंटू K1 प्लस K2 और C की आई थी K2 K1 प्लस K2। तो यहाँ से देखें K1 प्लस K2 क्या आ रहे हैं, एलसीएम में आ रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा K1 प्लस K2 फाई। तो K1 प्लस K2 से कैंसिल होगा और हमारे पास यील्ड क्या आई है, टोटल यील्ड यहाँ पे क्या आ गई है, 1।